अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। तो रमज़ान में दूसरी सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है कि आपको पता है कि ये आपकी एक्टिविटीज़ का एक मेजर पार्ट है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जैसे ही आप लोगों के कॉलेजेस ऑन होंगे, आप लोग के टेस्ट होंगे और टेस्ट के फ़ौरी बाद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बात को अपने माइंड में रखें कि आपको प्रिपरेशन के लिए अब मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा। यही आप लोग के पास टाइम है जो आप लोगों ने प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है। ओके, तो इन्जॉय करें इन डेज़ को, लेकिन उसके साथ साथ अपनी केयर भी करें, अपने आप को सेफ़ भी रखें और उसके साथ साथ स्टडी भी करें। ओके, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग के पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है कन्फर्मेशनल एनालिसिस हम लोगों ने करनी है, यानी कि जो टॉपिक है वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का है। ये आपके पास स्टूडेंट चैप्टर 7 ही कंटिन्यू है और आपका जो पेज है वो आपकी बुक का पेज है 252। तो देखते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स की एक टाइप है और ये ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि बनते हैं विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक किए बगैर ये आइसोमर्स बनते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो कार्बन के इर्द गिर्द एटम्स होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स होते हैं कार्बन के इर्द गिर्द, उन एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो आपको आइसोमर्स मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर आपके पास जो कार्बन के इर्द गिर्द एटम्स अटैच हैं उन एटम्स की रोटेशन चेंज हो जाती है। तो रोटेशन चेंज होने से आपको एक नया आइसोमर मिलेगा। जो नया आइसोमर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर कहेंगे। तो वो कहता है कि रोटेशन क्या इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड होती है जैसे आपने ज्योमेट्रिकल में देखा, तो नहीं, यहाँ पर रोटेशन जो होती है वो अबाउट सिंगल बॉन्ड होती है। तो ऐसे आइसोमर जो आपके पास कब आते हैं, जब किसी भी कार्बन के इर्द गिर्द उसके जो एटम्स अटैच होते हैं, जो ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो अपनी रोटेशन को चेंज करें। अपनी रोटेशन को चेंज करने से, अपने बॉन्ड्स को चेंज करने से वो क्या करें, डिफरेंट आपको आइसोमर्स बना के दें। तो इस किस्म के आइसोमर्स को आप लोग क्या कहते हो, कन्फॉर्मर्स कहते हो। आप इसको रूटामर्स भी कह सकते हो या आप कन्फॉर्मर्स भी से कहते हो, आप इसको रूटामर भी कहते हो और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी आपको कहते हो। दोबारा से एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन देख लो कि आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर होते हैं जो कि आपको मिलते हैं ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन स्पेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ अ ग्रुप अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। दैट मीन कि एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपके पास डिफरेंट जो एटम्स अरेंज है वो जब अपने आप को रोटेट करेंगे तो एक नया आइसोमर बना के देंगे। तो जो नया आइसोमर बना के देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर कहेंगे। ओके, तो आप इसको रूटामर भी कह सकते हो, कन्फॉर्मर भी कह सकते हो और आप इसको कन्फर्मेशनल आइसोमर भी कहते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आ जाती है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। ये क्या चीज़ है। नाउ स्टूडेंट एक एनालाइज करें अपने माइंड में कि आपके पास क्या है। आपके पास एक कंपाउंड है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसने अपना एक आइसोमर बनाना है अपनी अरेंजमेंट को डिफरेंट करके। जब इसने अपना एक आइसोमर बनाना है तो इस कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को अपना आइसोमर बनाने के लिए ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसको ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस की कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी बैरियर जो आपके एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर आने के लिए कंप्लीट करना पड़ता है या वो बैरियर पार करना पड़ता है, तो उस एनर्जी बैरियर को आप लोग क्या कहते हो, कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कन्फर्मेशनल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि an analysis in which the energy changes occur when a molecule undergo as groups rotate around a single बॉन्ड। तो जब एक मॉलिक्यूल अपने सिंगल बॉन्ड के अराउंड अपने आप को रोटेट करके एक दूसरा आइसोमर बनाता है, तो वो दूसरा आइसोमर बनाने के लिए जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, वेदर एनर्जी रिक्वायर हो रही है, वेदर एनर्जी आपके पास जो है वो लूज़ हो रही है, जो चेंज ऑफ एनर्जी है उस एनर्जी चेंज को क्या कहोगे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहोगे। ओके, तो ये सिंपल से दो चीज़ें थी हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दो चीज़ों के कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखनी है, ब्यूटेन की और ईथेन की। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखने हैं सबसे पहले ब्यूटेन की हम लोगों ने देखनी है कन्फर्मेशनल एनालिसिस।
ओके हम लोग ब्यूटेन से पहले स्टूडेंट्स देखते हैं इथेन, क्योंकि ये आप लोग के लिए मच ईजियर होगा। ब्यूटेन हमारे लिए इथेन के कंपेयर उसके कन्फॉर्मर थोड़े से ज़्यादा हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो पहले हम लोग देखेंगे इथेन को। इथेन को अंडरस्टैंड करना ब्यूटेन के कंपेयर थोड़ा सा ईजियर है, डेट्स वाई हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। ओके तो इथेन का अगर हम लोग जनरल फार्मूला ड्रॉ करें तो वो हमारे पास क्या है, CH3 ये हमारे पास क्या है, इथेन। वो कहता है कि इथेन के हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल जो है वो आइसोमर्स बन के आ जाते हैं। बहुत सारे इथेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो कंसिडर करने हैं वो इथेन के सिर्फ 2 आइसोमर देखने हैं। एक वो आइसोमर देखेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, लोएस्ट एनर्जी वाला हम लोग आइसोमर देखेंगे। ओके और एक हम लोग कौन सा आइसोमर देखेंगे, हाईएस्ट एनर्जी वाला आइसोमर देखेंगे। ओके तो अगर हम लोग इथेन का लोएस्ट एनर्जी आइसोमर देखें तो जो इथेन अपना आइसोमर बनाता है लोएस्ट एनर्जी के ऊपर, वो उसका आइसोमर होता है स्टैगर्ड, उसको आप लोग कहते हो स्टैगर्ड फॉर्म। और वो आइसोमर जो इथेन बनाता है हायर एनर्जी के ऊपर, उसको आप लोग कहते हो इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके तो ये इथेन की स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इनके हम लोग 2 तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इथेन का हम लोगों ने ये जनरल स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना, हम लोगों ने इसकी 2 तरह से स्ट्रक्चर्स ड्रा करने की कोशिश करनी है। एक हमारे पास सॉहार्स जो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, दूसरा हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। 2 तरह से, सॉहार ने अपने अकॉर्डिंग इसका एक स्ट्रक्चर दिया था और न्यूमैन ने अपने अकॉर्डिंग इसका एक स्ट्रक्चर दिया था। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि इथेन के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ओके तो जब हम लोग देखते हैं सॉहार्स के स्ट्रक्चर, तो सॉहार्स की हम लोग फॉर्म यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। पहले स्टैगर्ड फॉर्म ड्रा कर लेंगे सॉहार्स की। तो सॉहार की स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हो आप लोग, इस तरह से एक टिल लाइन ड्रॉ करते हो। आपके पास ये भी एक कार्बन है और ये भी कॉर्नर क्या है, एक कार्बन है। यहाँ पर कार्बन C लिखोगे नहीं, जस्ट आपको ये कॉर्नर जो है वो इंडिकेट करवा रहे हैं कि ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं ये कार्बन के ही हैं। आप इसके साथ जस्ट हाइड्रोजन्स को ड्रॉ करोगे, अब इसके साथ हाइड्रोजन्स को कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ करोगे। एक आपका हाइड्रोजन ये, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी और कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन। कार्बन का एक बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ। अब कार्बन के एक बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसके पास भी हम लोग कितने हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे, 3। और इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने इसी तरह से ड्रॉ करने हैं, यानी कि ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है इसको ऐसे ही ड्रॉ करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसको आप लोग अपवर्ड ड्रॉ करोगे और इसको इस तरफ ड्रॉ करोगे। ये आप लोगों ने इसी तरह ड्रॉ करने हैं, इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। तो ये इसकी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है आपके इथेन की। और हम लोग कौन सी इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास है सॉहार्स प्रोजेक्शन। ओके नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सॉहार्स में ही हम लोग इथेन का ड्रॉ करते हैं इक्लिप्स आइसोमर। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी आप लोग बिल्कुल इसी तरह एक टिल लाइन शो करोगे, लेकिन वहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह का होगा। और अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास इस तरह के आप लोग क्या करोगे, इसके हाइड्रोजन शो करोगे। तो ये क्या है, सॉहार्स प्रोजेक्शन में इक्लिप्स फॉर्म, और ये क्या है, सॉहार्स प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड फॉर्म। इन दोनों में फ़र्क देख लो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं उनकी जो हमारे पास बॉन्ड्स की डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये आप लोगों ने इसको इसी के अकॉर्डिंग ड्रा करना है। ओके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में इथेन का स्टैगर और इक्लिप्स फॉर्म कैसे ड्रॉ कर लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में बेटा आप लोग क्या करते हो, आपके पास ये 2 कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और एक कार्बन को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है हमारा। अब एक कार्बन, इसको कार्बन नंबर 1 कह लें और इसको कार्बन नंबर 2। ये हमारा कार्बन नंबर 1 और ये सर्कल हमारा कार्बन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके तो अब हमारे पास यहाँ पर इस कार्बन के इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। 1 के इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन। आप इसको इस फॉर्म में ड्रॉ करोगे, स्टैगर्ड फॉर्म को।
इस फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। एक आप हाइड्रोजन इधर अटैच करोगे, एक इधर अटैच करोगे और एक इधर अटैच करोगे। ये आपके पास 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गए। इस कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है। अब इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगा, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर्स, यानी कि ये बैकवर्ड है, तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका ये बॉन्ड हम लोग अटैच ज़रूर करवाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो जब सेकंड कार्बन के साथ आप 3 हाइड्रोजन अटैच करोगे तो उसके बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन के साथ बनाने हैं। पहले जो मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच किए हैं, बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं, फर्स्ट कार्बन के साथ, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन थे। अब मैंने सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं, तो उसके बॉन्ड भी मैंने सेकंड कार्बन के साथ ड्रॉ करने हैं। और सेकंड कार्बन क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये सर्कल। ओके, तो स्टैगर्ड फॉर्म में हमने उसके बॉन्ड इस तरह से ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 आपके पास ये क्या बन गया, ईथेन का स्टैगर्ड फॉर्म। और यहाँ पर ये कौन सी प्रोजेक्शन है, हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो हम लोगों ने ईथेन की स्टैगर्ड फॉर्म ड्रॉ कर ली, सॉहॉर्स में भी और न्यूमैन में भी। अब नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सेम आप लोग क्या करोगे, ये आप कार्बन फर्स्ट, ये आपका सेकेंड कार्बन, एक सर्कल ड्रॉ किया और एक हम लोगों ने डॉट लगाया। डॉट वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन्स देंगे इस तरह से। ये आपने इसे क्या कर दिए, 3 हाइड्रोजन्स दे दिए। अब हम लोगों ने सर्कल वाले कार्बन को भी क्या करने हैं, 3 हाइड्रोजन्स देने हैं। तो सर्कल वाले कार्बन को हम लोग 3 हाइड्रोजन्स कैसे देंगे, वो 3 बॉन्ड हम लोग सर्कल के साथ ड्रॉ करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। हमने इसको भी क्या कर दिए, 3 हाइड्रोजन्स दे दिए। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम इधर आपने बॉन्ड्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, दैट आर फर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो यही इन दोनों की प्रोजेक्शन में, या कह लें कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क है। इक्लिप्स में आपने क्या करना है, दोनों कार्बन्स के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको एक दूसरे के क्लोज ड्रॉ करना है, लेकिन स्टैगर्ड में आपने क्या करना है, दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको एक दूसरे के फर अपार्ट यानी कि दूर रखना है। यही इन दोनों प्रोजेक्शन में क्या है, एक मेजर फ़र्क है। ओके, तो बेटा आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को न्यूमैन और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने दोनों को लिख लिया। अब हम लोग इनके कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं। पॉइंट्स हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास इथेन है वो कितने आइसोमर्स देगा, वो 2 आइसोमर्स देगा, एक आपको स्टैगर्ड देगा और एक आपको क्या देगा, इक्लिप्स देगा। इक्लिप्स की एनर्जी क्या है, हाईएस्ट, और स्टैगर्ड की एनर्जी क्या है, लोएस्ट। अब इक्लिप्स और स्टैगर्ड में कितनी एनर्जी का फ़र्क है, तो 12.1 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी का इनमें क्या है, डिफरेंस है। यानी कि स्टैगर्ड जो है वो इक्लिप्स से 12.1 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या है, लेसर पोटेंशियल एनर्जी पर है। तो इक्लिप्स की एनर्जी स्टैगर्ड से 12.1 किलो जूल पर मोल क्या है, ज़्यादा है, और स्टैगर्ड की इससे क्या है, 12.1 किलो जूल पर मोल लेस है। और उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर स्टैगर्ड में हमारे पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे से, दोनों कार्बन्स के हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, लेकिन इक्लिप्स में दोनों कार्बन के हाइड्रोजन्स एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल करीब हैं। स्टैगर्ड में हम लोग देख लेते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, कि टॉर्जनल स्ट्रेन है या नहीं है। बेटा यहाँ पे एक टर्म आ जाती है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। टॉर्जनल स्ट्रेन ये क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो 2 एडजेसेंट कार्बन है, फॉर एग्जांपल एक दूसरे के जो बिल्कुल पास कार्बन है, 2 एडजेसेंट कार्बन है, इन एडजेसेंट कार्बन्स के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं, इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन्स ही अटैच हैं, इसके साथ भी क्या अटैच है, हाइड्रोजन्स ही अटैच हैं। अब आपने देखना है कि ये जो 2 मेरे एडजेसेंट कार्बन हैं इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं क्या वो एक दूसरे के क्लोज हैं। अगर तो वो क्लोज हैं तो उनके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन मौजूद है, और अगर वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है तो उनके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टैगर्ड के अंदर क्या टॉर्जनल स्ट्रेन है, नो, देयर इज नो टॉर्जनल स्ट्रेन इन द स्टैगर्ड फॉर्म बिकॉज देयर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन्स आर फर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसके जो हाइड्रोजन एटम्स है वो एक दूसरे से क्या है, दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, तो इसके अंदर कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। ओके, तो आप इसको टॉर्जनल स्ट्रेन भी कहते हो, आप इसको एंगल ऑफ टॉर्जनल भी कहते हो, और आप इसको डायहीड्रल एंगल भी
कहते हो। ओके, तो चाहे आपके पास डायहीड्रल एंगल आ जाए, चाहे आपके पास एंगल ऑफ टॉर्जनल आ जाए, या आपके पास क्या आ जाए डायहीड्रल एंगल आ जाए, इन तीनों वर्ड्स का मतलब बिल्कुल सेम है कि जो एडजेसेंट कार्बन्स के साथ जो ग्रुप अटैच होते हैं उनके दरमियान क्या कोई रिपल्शन है कि नहीं है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में दोनों एडजेसेंट कार्बन्स के जो हाइड्रोजन्स हैं, अगर हाइड्रोजन्स के अलावा भी कोई और ग्रुप्स होते तो वो क्या है, वो यहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, उनके दरमियान में कोई रिपल्शन नहीं है। तो देयर आर नो टॉर्जनल स्ट्रेन, देयर आर नो टॉर्जन ऑफ एंगल एंगल ऑफ टॉर्जनल, और देयर आर नो डायहीड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर आप कहते हो कि इसके अंदर कोई किसी किस्म की रिपल्शन नहीं है, टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं है, स्ट्रेन मतलब होता है रिपल्शन, टॉर्जनल रिपल्शन नहीं है, एंगल ऑफ टॉर्जन भी नहीं है, डायहीड्रल एंगल भी नहीं है, तो इसके अंदर कोई रिपल्शन नहीं है और इसकी एनर्जी भी क्या है, लोएस्ट है। तो डैट मीन कि ये मेरे पास क्या है, एक स्टेबल फॉर्म है, किसकी, ईथेन की। नेक्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट एनर्जी है, और हाईएस्ट एनर्जी जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वो स्टेबल है अनस्टेबल, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन मौजूद है, टॉर्जनल स्ट्रेन, तो आप कहोगे यस, इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन मौजूद है, बिकॉज देयर ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन आर क्लोज टू ईच अदर। जब वो एक दूसरे के क्लोज होंगे तो उनके दरमियान सम हाउ रिपल्शन होगी, तो जब उनके दरमियान रिपल्शन होगी तो टॉर्जनल स्ट्रेन भी मौजूद होगा। तो टॉर्जनल स्ट्रेन भी है, एंगल ऑफ टॉर्जन भी है, और डायहीड्रल एंगल, तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी क्योंकि तीनों चीज़ें एक ही प्रॉपर्टी का नाम है। ओके, तो आप कहोगे इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन मौजूद है बिकॉज देयर हाइड्रोजन्स आर क्लोज टू ईच अदर, सो दे हैव रिपल्शन बिटवीन देम, दैट्स वाई दे हैविंग टॉर्जनल स्ट्रेन। अगर इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन है तो आपके पास ये क्या है, लीस्ट स्टेबल, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ओके, तो यहाँ पर इक्लिप्स में हमारे पास इसके जो हाइड्रोजन्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के साथ साथ अटैच हैं, ऑपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर इनके दरमियान क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट इसकी एक एनर्जी डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एनर्जी डायग्राम मतलब अभी हम लोगों ने देखी ये डेफिनेशन कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की। ओके, यानी कि मेरे पास दो आइसोमर्स हैं, एक मेरे पास स्टैगर्ड फॉर्म में है और एक मेरे पास इक्लिप्स फॉर्म में है। तो स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म के अंदर जाने के लिए कितनी एनर्जी की चेंजिंग की ज़रूरत है, 12.1 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। डैट मीन कि इसकी कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, यानी कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर जाने के लिए जो एनर्जी चेंजिंग्स रिक्वायर्ड है उसको कहते हो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो इसकी जो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है वो आपके पास क्या है, 12.1 किलो जॉल पर मोल। तो इसको हम लोग ड्रा करेंगे, यहाँ पर ही हम लोग इसको ड्रा करेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसको हम लोग ड्रा कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक कर्व ड्रा करते हैं, ये कर्व ड्रा करते हैं, सॉरी ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के आप एक तरफ क्या लेते हो, एनर्जी लेते हो, और दूसरी तरफ आप लोग क्या लेते हो, रोटेशन लेते हो। ओके, एक तरफ आपने एनर्जी लिख ली और दूसरी तरफ आपने क्या लिख लिया, रोटेशन लिख लिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कोई लोएस्ट एनर्जी जो भी, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे वो एनर्जी जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर जाने के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो कितनी है, 12.1। ओके, तो 12.1 किलो जॉल पर मोल, ये आप किलो जॉल पर मोल के यूनिट्स भी इसके साथ ज़रूर लिखोगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, एक ये पॉइंट लगा लिया, एक ये पॉइंट लगा लिया। तो यहाँ पर मेरे पास अगर यहाँ से कर्व स्टार्ट करें ऐसे, ये आपके पास कौन सा आइसोमर होगा, ये आपके पास होगा स्टैगर्ड आइसोमर, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लेस है। ये आपके पास जब 12.1 किलो जॉल एनर्जी आएगी तो यहाँ पर कौन सा आइसोमर होगा, ये आपके पास कौन सा आइसोमर होगा, इक्लिप्स्ड आइसोमर होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ये दोबारा से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास दोबारा से कौन सा आइसोमर आ गया, लेस एनर्जी वाला आइसोमर कौन सा आ गया, ये आपके पास आ गया दोबारा से स्टैगर्ड। और जब आप ऊपर से दोबारा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आप देखोगे दोबारा से कौन सा आ जाएगा, इक्लिप्स्ड आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये रोटेशन क्या होगी, चलती जाएगी। तो वो कहता है कि आपके पास जो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड है इनको सेपरेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। वो इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, इट इज़ ओनली 12.1 किलो जॉल पर मोल। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग 80 किलो जॉल पर मोल
तक एनर्जी क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। डैट मीन कि अगर दो चीज़ों के दरमियान 80 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी का डिफरेंस हो तो वो चीज़ रूम टेम्परेचर के ऊपर ही एक दूसरे के अंदर एनर्जी लेकर या एनर्जी देकर कन्वर्ट होती रहती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है। तो ये 12.1 तो 80 से बहुत लेस है। डैट मीन कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही कभी स्टैगर्ड और कभी इक्लिप्स, कभी स्टैगर्ड तो कभी आपका क्या बनता जाएगा, इक्लिप्स बनता जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म मौजूद होती हैं सोल्यूशन के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट स्टेबल कौन सी है, स्टैगर्ड, और लेस स्टेबल कौन सी है, इक्लिप्स। तो मेजॉरिटी में स्टैगर्ड फॉर्म मौजूद होती है, लेकिन उसमें इक्लिप्स की कंसनट्रेशन भी क्या है, मौजूद होती है। तो इस एनर्जी को आप लोग क्या कहते हो, एनर्जी बैरियर कहते हो, जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर जाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी बैरियर भी कह सकते हो, टॉर्जनल बैरियर भी कह सकते हो, या टॉर्जनल स्ट्रेन भी कहते हो। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर। सो नेक्स्ट हमारे पास किसके कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आ जाएंगे, ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आ जाएंगे। तो ब्यूटेन का हम लोग ने यहाँ पर एन ब्यूटेन का एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर लिख लिया है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो अब हम लोगों ने इसके क्या बनाने हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाने हैं। नेक्स्ट पीछे जो हम लोगों ने किया इथेन, उधर हम लोगों ने दो तरह से कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाए, बाय सॉयहार्ट्स प्रोजेक्शन और बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहाँ पर हम लोग जस्ट इसकी क्या देखेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे। तो ब्यूटेन की हम लोग जस्ट क्या देखेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक हम लोग ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं और देखते हैं कि ब्यूटेन के टोटल कितने आइसोमर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना स्टूडेंट, ये कार्बन नंबर 1 और ये इसको देना है कार्बन नंबर 2। ऐसा हम लोगों ने क्यों करना है, ऐसा हम लोगों ने इसलिए करना है ताकि आपको इजीली न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखने में कोई मसला ना हो, इजीली आप इसको लिख सको। तो देखते हैं, ये आपका कार्बन 1 को हम लोग क्या रखेंगे, डॉट। ओके, ये हम लोग हल्का से इसके साथ 1 लिख लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए, और सर्कल हम लोग बना लेंगे किसको, कार्बन 2 को। ओके, कार्बन 1 के साथ क्या चीज़ अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन 1 के साथ हम लोग क्या अटैच करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप। कार्बन 1 के साथ 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन्स। तो कार्बन 1 के साथ 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन। देखें, इसके कार्बन 1 के साथ ये सारी चीज़ें अटैच हैं, तो इसके बॉन्ड में कार्बन 1 से यानी कि डॉट से निकाल रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसके बॉन्ड कार्बन 1 डॉट से निकालने हैं। और कार्बन 1 के साथ एक CH2 अटैच है, यानी कि नेक्स्ट कार्बन अटैच है, ये इनके दरमियान बॉन्ड है ना। तो ये हम लोगों ने इस डॉट को इस सर्कल के साथ बैकवर्ड यानी कि पीछे से अटैच किया हुआ है। ओके, अब कार्बन 2 की बारी आ जाएगी। आप लोग यहाँ पर सिर्फ इसके 3 बॉन्ड दिखा सकते हो, चौथा बॉन्ड नहीं दिखा सकते। 3 डायमेंशनल में 4th बॉन्ड कॉपी के ऊपर दिखाना डिफिकल्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कार्बन 2 के पास एक क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन 2 के पास, तो इसका हम लोग यहाँ से बॉन्ड लेंगे सर्कल से। ये हमारे पास क्या आ गया, एक मिथाइल ग्रुप, और इसके पास 2 क्या हैं, हाइड्रोजन। 2 हम लोग इसकी क्या ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक ब्यूटेन का एक कन्फॉर्मर हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो ये जो हम लोगों ने ब्यूटेन का कन्फॉर्मर ड्रॉ किया, इसका एंगल क्या है, ये हमारे पास 60 एंगल पर हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, एक कन्फॉर्मर ड्रॉ कर लिया। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री एंगल पर हमारे पास ये फॉर्म है। ये हमारे पास 60 पर अभी नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, 60 पर नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास क्या 0 एंगल पे हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया, और इसको हम लोग नंबर 1 कह लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ग्रुप्स को रोटेट करेंगे 60 के एंगल से। हम लोगों ने इसके डिफरेंट कन्फॉर्मर्स बनाने हैं, हम लोगों ने इसके 8 कन्फॉर्मर्स बनाने हैं। तो इसको रोटेट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कन्फॉर्मर 0 एंगल पर, इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके एक कार्बन के बॉन्ड्स को फिक्स कर लेना है और दूसरे कार्बन के बॉन्ड्स को क्या करना है, रोटेट करना है। अब जो एक कार्बन के बॉन्ड्स आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर लें कि आप किसको फिक्स कर रहे हैं और किसको रोटेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर किसी भी कार्बन को आप फिक्स कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास जो डॉट है, इसके कार्बन के बॉन्ड्स को क्या कर लेते हैं, फिक्स। अब हम लोग थ्रू आउट अपने स्ट्रक्चर्स इसको रोटेट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इनको क्या करेंगे, ये जो हमारे सर्कल के बॉन्ड्स हैं इनको रोटेट करेंगे। इसके मिथाइल हाइड्रोजन्स को रोटेट करते जाएंगे, लेकिन इसको रोटेट नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 के एंगल पर रोटेट करेंगे। जब इसको 60 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये हमने फिक्स रखे हुए हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग
नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास जो हाइड्रोजन है ये रोटेट होके इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। ये किधर आ गया, इस हाइड्रोजन के पास। ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है ये भी रोटेट होकर इस हाइड्रोजन के पास, क्योंकि सब 60 के एंगल से रोटेट करेंगे। ये भी करेगा 60 के एंगल से, ये भी 60 के एंगल से, और ये भी 60 के एंगल से रोटेट करेगा। तो ये रोटेट होकर इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये भी रोटेट होकर इस मिथाइल के पास चला जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर आ गया 60 डिग्री के ऊपर। इसको हम लोग इस तरह सेकंड के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब एक और इसको रोटेट करेंगे दोबारा से। हम लोग ने किसको फिक्स रखा हुआ है स्टूडेंट्स, डॉट के ग्रुप्स को हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, यानी कि जो डॉट वाला कार्बन है इसको हम लोगों ने फिक्स रखा हुआ है। तो हम लोग किसको रोटेट कर रहे हैं, सर्कल को। अब दोबारा से सर्कल को पहले आपने 60 के एंगल से रोटेट किया, मजीद 60 के एंगल से रोटेट करेंगे। तो 60 पहला और 60 अब, टोटल क्या बन गया 120। तो अब आप इसको मजीद 60 के एंगल से क्या करोगे, रोटेट करोगे। तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो आपके पास आएगा 120 डिग्री के ऊपर। ओके, क्योंकि 60 से तो पहले कर चुकी हो ना, 60 से मजीद करोगे तो वो 120 बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये जो हमारा डॉट का बॉन्ड था ये क्या था, बिल्कुल फिक्स था। तो हम लोग इसको बिल्कुल एज इट इज़ ही यहाँ पर लिखेंगे, एज इट इज़ लिख लिया। अब ये हमारे पास जो सर्कल के बॉन्ड्स थे इसको रोटेट किया। अब ये जो हमारा बॉन्ड है ये रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डॉट के दोनों हाइड्रोजन्स के दरमियान। तो ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये मिथाइल यहाँ से मूव करके 60 पर थोड़ा इधर चला जाएगा। हम लोग इसको CH3 इधर लिख लेंगे। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये मूव करके इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग इधर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक थर्ड स्ट्रक्चर बन गया, जो कि कितने डिग्री पर बना, 120 डिग्री के ऊपर बनेगा। तो इस तरह अब हम लोग इसको मज़ीद रोटेट करवाएंगे, मज़ीद 60 के ऊपर इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो जब इसको मज़ीद 60 के ऊपर रोटेट करेंगे, ओके, मज़ीद 60 के ऊपर रोटेट करेंगे तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो कितने एंगल पे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आएगा, वो 180 एंगल पे इसका क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। तो अब देखते हैं कि अब इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो कैसा बनेगा। तो आप लोगों ने सिमिलरली क्या करना है, यहाँ पर डॉट एंड सर्कल, डॉट के ग्रुप्स क्या हैं, फिक्स हैं हमारे पास। तो डॉट के ग्रुप्स को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन को मैं रोटेट करके इधर लेके जा रही हूँ। तो ये हाइड्रोजन इस डॉट के हाइड्रोजन से आगे निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच। ये मिथाइल भी कुछ यहाँ पर जाके, क्योंकि ये भी रोटेट करेगा ना 60 के एंगल से, और ये भी यहाँ पर इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच। और नेक्स्ट हमारे पास अब ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन भी क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह ये ग्रुप्स क्या करेंगे, मज़ीद अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास ये कौन सा स्ट्रक्चर नंबर 4 बन जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास 180 डिग्री पे ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्ट्रक्चर 4 एट 180 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम लोग मज़ीद इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे। ओके, तो जब मज़ीद हम लोग इसको 60 के एंगल पर क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, तो ये टोटल हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो किस, ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल। अब जो टोटल हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा उस 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगेन डिग्री सेल्सियस, नो 300 डिग्री हो जाएगा। केमिस्ट है, केमिस्ट ने डिग्री सेल्सियस का वर्ड प्रोनाउंस करना ही करना है, लेकिन नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा, यहाँ पे क्या बोलना है, हमने जस्ट डिग्री बोलना है। ओके, तो हम लोग इसको अब क्या करते हैं, दोबारा से रोटेट करते हैं। ये हम लोग इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, मेरे लिए थोड़ा ड्रा करना मुश्किल हो गया है, हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारे पास डॉट, हम लोगों ने इसका सर्कल ड्रॉ कर लिया। डॉट के ग्रुप्स क्या है हमारे पास, बिल्कुल फिक्स है, एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन एंड द 1 मिथाइल, ये हमारे पास बिल्कुल क्या है, फिक्स हैं। ये हमारे पास ग्रुप फिक्स हैं। अब इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन रोटेट करेंगे, थोड़ा इधर आ जाएगा, यानी इधर दरमियान में आके अब अटैच हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप भी थोड़ा इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इधर दरमियान में आके CH3 अटैच हो जाएगा। और सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी इन दोनों के दरमियान में आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर 5th बन जाएगा एट 300 डिग्री एंगल के ऊपर। ओके,
नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको मज़ीद रोटेट करते हैं 60 डिग्री के ऊपर। 60 डिग्री के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो किस एंगल पे आएगा, 360 एंगल के ऊपर आएगा। अब कैसा स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। जल्दी से पहले हम लोग डॉट को ड्रॉ करेंगे क्योंकि उसके बाउंड तो बिल्कुल फिक्स हैं, उसको हम लोग रोटेट नहीं करवा रहे। तो हम लोग किसको रोटेट करवा रहे हैं, हम लोग जस्ट रोटेट करवा रहे हैं सर्कल को। तो ओके, सर्कल का ये हाइड्रोजन, इसको हम लोग थोड़ा इसके साथ लेके लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि हम लोग इसको रोटेट करवा रहे हैं ना। ओके, इस मिथाइल को इधर लिख देंगे क्योंकि इसको भी तो रोटेट करवा रहे हैं। इस मिथाइल को भी इधर लिखेंगे, रोटेट करवाया, और इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे। तो इस हाइड्रोजन को भी हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बिल्कुल साथ लिख लिया। ओके, इसको अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल इसके स्ट्रक्चर बन गए। स्टूडेंट स्टार्टिंग में मैंने शायद 8 स्ट्रक्चर कहा था, बेटा नहीं 8 नहीं, इसके 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशंस की वजह से 6 कन्फॉर्मर बन गए। वैसे इसके इनफाइनाइट मज़ीद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। आप इसको क्या करो, आप इसको फिर से रोटेट करो तो ये फिर से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो ये बेशुमार स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन हम लोग जो बनाएंगे वो टोटली 6 स्ट्रक्चर बनाएंगे। 0 एंगल पे 60, 120, 180, 300 और 360 एंगल पे हम लोग इसके क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने इसके क्या कर लिए, अब स्ट्रक्चर बना लिए 1 2 3 4 5 और ये इसका 1 स्ट्रक्चर। हम लोगों ने ये 6 स्ट्रक्चर्स बना लिए। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हमें क्या बताते हैं। जहाँ पर आप लोग एक ओवरव्यू लें या आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 6 कन्फॉर्मर ऑफ द ब्यूटेन। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अमूमन इसके जो 6 कन्फॉर्मर हैं वो ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो 6 कन्फॉर्मर है, अब हमने उन 6 कन्फॉर्मर्स को नेम्स देने हैं। तो पीछे जो हमारे पास क्या लिखा था, हम लोगों ने किसके स्ट्रक्चर्स बनाए थे, थोड़ा सा याद करें। ईथेन के, ओके, ईथेन के स्ट्रक्चर बनाए थे। तो ईथेन के हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें हमारे पास एक स्टैगर था और एक क्या था, एक इक्लिप्स था। 2 तरह के कन्फॉर्मर थे ना, स्टैगर और इक्लिप्स। अब यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास 6 टाइप्स के टोटल कन्फॉर्मर है ना। तो 6 टाइप को हर एक को कोई ना कोई नाम देना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टैगर्ड हैं वो 2 तरह के हैं। जो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर हैं वो 2 तरह के हैं। एक को हम लोग कहेंगे एंटी स्टैगर्ड और दूसरा हमारे पास क्या होगा, सेकंड वन हमारे पास होगा गॉच स्टैगर्ड। गॉच, ये स्टैगर्ड आप लोग यहाँ पे पूरा नाम लिख लेंगे। ओके, गॉच स्टैगर्ड, ये हमारे पास स्टैगर्ड के 2 कन्फॉर्मर हैं। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि वो कन्फॉर्मर जिसके ग्रुप्स के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस है वो उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको आप लोग स्टैगर्ड कहोगे। और जिसमें डिस्टेंस कम है वो आपके पास क्या होगा, गॉच स्टैगर्ड होगा। इसके बाद उसी तरह से हमारे पास जो इक्लिप्स हैं वो भी 2 तरह से हैं, 2 तरह के इक्लिप्स हैं। एक हमारे पास आ जाएगा पार्शियली इक्लिप्स, एक हमारे पास है पार्शियली इक्लिप्स्ड और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा फुली इक्लिप्स्ड। एक पार्शियली इक्लिप्स्ड आ जाएगा और एक हमारे पास फुली इक्लिप्स्ड आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट 1 स्ट्रक्चर है वो क्या है। जो हमारे पास फर्स्ट 1 स्ट्रक्चर है उसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन है नहीं, उसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। वो इसलिए उसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो एडजेसेंट कार्बन्स के ग्रुप्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन्स हैं ना, इसके साथ जो भी ग्रुप्स थे, जो भी हाइड्रोजन्स और मिथाइल्स है, वो एक दूसरे से क्या है, फर अपार्ट, दूसरे स्ट्रक्चर्स के कंपेयर वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल दूर दूर हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है उसकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल लेस, सबसे लेस उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी लेस है और उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी स्टैगर्ड। स्ट्रक्चर 1 की एनर्जी क्या है, लेस, और उसका नाम क्या है, एंटी स्टैगर्ड। सबसे कम एनर्जी इसकी, अगर एनर्जी इसकी सबसे कम है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके, इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है, देयर इज़ नो टॉर्जनल स्ट्रेन, देयर इज नो डाइहेड्रल एंगल एंड देयर इज़ नो एनी अदर रिपल्शन इन द एंटी स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऐसा कन्फॉर्मर जो 60 के ऊपर है। तो सेकंड हमारे पास जो कन्फॉर्मर है वो 60 डिग्री के ऊपर है। सेकंड कन्फॉर्मर को डिस्कस करते हैं। बेटा जो सेकंड कन्फॉर्मर है जो कि हमारे पास किधर है, 60 डिग्री के ऊपर है। तो 60 डिग्री पे जो कन्फॉर्मर है वो क्या है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन्स एक दूसरे के करीब हैं।
ये हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब है, ये हाइड्रोजन और मिथाइल भी करीब है, ये हाइड्रोजन और मिथाइल भी एक दूसरे के नज़दीक है, मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास 60 डिग्री के ऊपर जो सेकंड कन्फॉर्मर आता है, जो सेकंड स्ट्रक्चर आता है, वो क्या है, उसके अंदर अब देखें ये एक दूसरे के क्लोज हैं, एडजेसेंट कार्बन्स के जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं। जब ये एक दूसरे के क्लोज हैं तो इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन होगी। यस, इस इन दोनों के अंदर क्या, इन दोनों के अंदर रिपल्शन नहीं होगी। ये मिथाइल ग्रुप इसको रिपेल नहीं करेगा, ये मिथाइल ग्रुप इसको रिपेल नहीं करेगा। यस, इनके अंदर रिपल्शन होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इनके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन प्रेजेंट है। ओके, टॉर्जनल स्ट्रेन प्रेजेंट है तो ये स्टैगर्ड के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि स्टैगर्ड में हमने डिस्कस किया था कि टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब वैन डर वाल्स रिपल्शन। क्या इनके अंदर वैन डर वाल्स रिपल्शन है? यस, ये देखें ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके, ये एक दूसरे के क्या है, क्लोज हैं। जब एक दूसरे के ये क्लोज होंगे ये डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसके अंदर वैन डर वाल्स रिपल्शन भी होंगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा। ये जो 60 डिग्री के ऊपर एक सेकंड स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारे पास आता है पार्शियली इक्लिप्स, इसका नाम आता है पार्शियली इक्लिप्स स्ट्रक्चर। इसको पार्शियली इक्लिप्स की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है और इसके अंदर वैन डर वाल्स रिपल्शन भी प्रेजेंट है। तो वैन डर वाल रिपल्शन की वजह से और टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से हम लोग इसको किस में रखेंगे, पार्शियली इक्लिप्स की कैटेगरी में रखेंगे कि ये इक्लिप्स तो है लेकिन पार्शियली है, बहुत ज़्यादा इक्लिप्स नहीं है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ये इसकी जो एनर्जी होगी बेटा वो हमारे पास है 15.9 किलो जूल पर मोल। 15.9 किलो जूल पर मोल इसकी क्या है, एनर्जी है। ओके, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब किस कन्फॉर्मर को, थर्ड कन्फॉर्मर को। जो हमारे पास थर्ड कन्फॉर्मर है वो आ जाएगा, उसको डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएगा। थर्ड कन्फॉर्मर में टॉर्जनल स्ट्रेन है, नो देयर इज़ नो टॉर्जनल स्ट्रेन बिकॉज देयर ग्रुप्स आर फर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। क्या इसके अंदर वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन है? यस, इसके अंदर वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन है। इसके दो मिथाइल ग्रुप तकरीबन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, डैट मीन के एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं तो इसके अंदर हल्की सी वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होगी। तो ये किस कैटेगरी, अगर इसके अंदर हल्की सी वैन डर वाल इंट्रैक्शन होगी तो ये स्टैगर्ड तो नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, गॉज स्टैगर्ड होगा। डैट मीन कि ये स्टैगर्ड से थोड़ा सा कम स्टेबल है लेकिन इक्लिप्स से क्या है, ज़्यादा है। तो इसके अंदर ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, वो गॉज स्टैगर्ड है कि हल्का सा स्टैगर्ड है लेकिन इक्लिप्स अभी नहीं है। ओके, तो इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन है, देयर इज़ नो टॉर्जनल स्ट्रेन। और अगर मैं वैन डर वाल्स की बात करूँ तो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो कहता है कि बिल्कुल ऑर्डिनरी हल्की सी इसके अंदर वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होती है इन दो मिथाइल ग्रुप्स की वजह से। ओके, तो इसकी एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास आ जाती है 3.35 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा एंटी स्टैगर्ड को भी और गॉज को भी। तो जो हमारे पास एंटी स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी तो सबसे कम है, डैट मीन कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके अंदर कोई वैन डर वाल्स, यहाँ पे वैन डर वाल को भी लिख लेते हैं, इसके अंदर वैन डर वाल रिपल्शन भी नहीं होती और टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं होती। डैट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म जो है हमारे पास आ जाती है। एंटी स्टैगर्ड इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द ब्यूटेन। सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, सेकंड नंबर पे आएगी गॉज। गॉज एंटी स्टैगर्ड से कम स्टेबल है लेकिन बकाया सबसे क्या है, स्टेबल है। ओके, थर्ड नंबर पे क्या आएगी, थर्ड नंबर पे आएगी पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स स्टैगर्ड दोनों से तो कम स्टेबल है लेकिन अपने फुली इक्लिप्स से क्या है, हल्की सी स्टेबल है। तो अब इसके फुली इक्लिप्स को डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ को। ओके, तो फोर्थ हमारे पास 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, 180 डिग्री के ऊपर है। ओके, तो फोर्थ में बेटा अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या मैच कर रहा है किसी ऊपर तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर से। अगर आप फोर्थ का कंपैरिजन करें सेकंड के साथ तो देखें तो क्या ऊपर किसी स्ट्रक्चर के साथ फोर्थ मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ भी नहीं कर रहा, सेकंड के साथ भी नहीं कर रहा और थर्ड के साथ भी नहीं कर रहा। फोर्थ में ऐसी क्या खास बात है, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर, देयर हाइड्रोजन्स आर मोर क्लोज टू ईच अदर एंड देयर अदर हाइड्रोजन्स आर आल्सो मोर क्लोज टू ईच अदर। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन प्रोमिनेंट है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन्स ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल क्लोज हैं। तो वैन डर वाल्स रिपल्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। दोनों
मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, तो टॉर्जनल स्ट्रेन यानी कि टॉर्जनल रिपल्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, बल्कि ग्रुप से एक दूसरे के करीब आ गए ना। तो फोर्थ जो है हमारे पास हाईली अनस्टेबल कन्फॉर्मर है, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? फोर्थ को हम लोग रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ फुली इक्लिप्स्ड। इसकी एनर्जी भी क्या है? सबसे ज़्यादा, और वो कितनी है? 18.8 किलो जूल पर मोल। आई एम राइट, 18.8 किलो जूल पर मोल। यस, इसकी जो एनर्जी है वो 18.8 किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, हाईली प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। वैन डर वाल्स जो रिपल्शन है वो भी इसके अंदर क्या है? प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। दोनों चीज़ें इसके अंदर क्या है? प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना पार्शियली और फुली के अंदर। जो पार्शियली है वो हमारे पास क्या था? सेकंड पार्शियली इक्लिप्स था ना। तो यहाँ पर देखो सेकंड के अंदर मिथाइल और हाइड्रोजन से एक दूसरे के करीब है, लेकिन फुली इक्लिप्स के अंदर मिथाइल एक दूसरे के करीब है। तो इनके दरमियान भी रिपल्शन है लेकिन कम है, और इनके दरमियान रिपल्शन क्या है? ज़्यादा है। तो इन दोनों में आप लोगों ने फ़र्क ज़रूर रखना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? फिफ्थ को डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ 300 एंगल के ऊपर आ जाएगा। तो फिफ्थ हमारे पास क्या प्रीवियस वन किसी से मैच कर रहा है? फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या आपका प्रीवियस किसी स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है? देख लिया ध्यान से। यस, तो फिफ्थ जो है हमारे पास वो थर्ड से मैच कर रहा है। यहाँ पर देखें, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप्स एक दूसरे से आगे पीछे हैं क्योंकि रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की क्या है? बिल्कुल तकरीबन सेम, यानी कि टॉर्जनल स्ट्रेन इन दोनों में नहीं है। उसके बाद वैन डर वाल्स अगर हम लोग देखें तो बहुत हल्की सी है, ऑर्डिनरी है। तो फिफ्थ को हम लोग किसकी कैटेगरी में रखेंगे? थर्ड की कैटेगरी। और थर्ड की कैटेगरी कौन सी थी हमारे पास? गॉज स्टैगर्ड। डैट मीन के जो फिफ्थ है और जो थर्ड है ये बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही हैं, एक दूसरे की तरह के ही हैं। इनकी एनर्जी, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी ही हैं, और इनको हम लोग कहते हैं दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हम लोग 6 को डिस्कस कर लेते हैं। क्या 6 किसी प्रीवियस वन से मैच कर रहा है? सेकंड को देखें स्टूडेंट्स, क्या सेकंड के साथ 6 मैच कर रहा है? यस, सेकंड के साथ क्या 6 मैच कर रहा है? यहाँ पे भी मिथाइल हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स हैं, दोनों हाइड्रोजन्स क्लोज है, मिथाइल हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो 2 मिथाइल हाइड्रोजन्स के ग्रुप करीब है, यहाँ पर भी 2 मिथाइल हाइड्रोजन्स के ग्रुप क्या है? करीब, और एक हाइड्रोजन का ग्रुप और एक हाइड्रोजन का ग्रुप। तो डैट मीन कि हम लोग सेकंड की कैटेगरी में 6 को प्लेस कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या था? पार्शियली इक्लिप्स। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने कन्फॉर्मर थे? 6 कन्फॉर्मर थे। जो फर्स्ट कन्फॉर्मर है वो एंटी स्टैगर्ड है, हाईली स्टेबल, उसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं, उसके अंदर वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन भी नहीं है, नथिंग एनीथिंग इज प्रेजेंट इन हियर, दे आर स्टेबल। इसकी एनर्जी भी बहुत लेस है। जो थर्ड और फिफ्थ है वो हमारे पास क्या है? गॉज स्टैगर्ड, उसकी हल्की सी एनर्जी है 3.35, और उसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं, लेकिन वैन डर वाल्स ऑर्डिनरी क्या है? प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्शली को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे सेकंड और 6 आ जाएगा। इसकी जो एनर्जी है वो 15.9 किलो जूल पर मोल है, और टॉर्जनल स्ट्रेन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, और वैन डर वाल्स रिपल्शन भी प्रेजेंट है, लेकिन फुली इक्लिप्स से क्या है? लेस है। यहाँ पर भी आप देखो 6.1 सिर्फ इसके अंदर आएगा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, टॉर्जनल स्ट्रेन और वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईली प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज़ हाईली अनस्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द ब्यूटेन। सो ब्यूटेन के कन्फॉर्मर को भी हम सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द ब्यूटेन कन्फॉर्मर। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। 80 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रूम टेम्परेचर के ऊपर अटेनेबल है ना, तो ये तो 80 से कम है। हाईएस्ट एनर्जी कितनी है? 18.8 इक्लिप्स की है, लेकिन वो 80 से क्या है? कम है। तो डैट मीन कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सारे कन्फॉर्मर एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी वो किसकी होगी? वो एंटी स्टैगर्ड की होगी, क्योंकि वो क्या होता है? वो स्टेबल होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? इसकी कन्फर्मेशनल एनालिसिस ड्रॉ करेंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस अगर पेपर में आ जाए तो ये खराब होगी, कोई बात नहीं। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस अगर आपके पास बेटा पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना। कन्फर्मेशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि ये एनर्जी डायग्राम का एक ग्राफ। सेम यहाँ पे आप लोग इसकी रोटेशन लेंगे, यहाँ पे आप लोग इसकी क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, तो आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब हम लोग, तो अब आप लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड को घुमाना है। जब हमारे पास एंगल क्या था? 0 एंगल था। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी हमारे पास? एंटी स्टैगर्ड। कौन सी फॉर्म थी? एंटी स्टैगर्ड। हम लोग सिर्फ एंटी और स्टैगर्ड लिखेंगे, एंटी स्टैगर्ड। और इसकी एनर्जी क्या थी? सबसे कम। उसकी एनर्जी मेंशन नहीं होती कितनी होती है, लेकिन सबसे कम होती है। ओके, उसके बाद जब हम लोग
60 के एंगल पे जाएंगे, यहाँ पर 60 के एंगल पे, 60 का हम लोग डिफरेंस ले रहे थे ना, 60 के एंगल पे जाएंगे तो 60 के एंगल पे हमारे पास कौन सा इक्लिप्स मैंने बोल दिया, 60 के एंगल पे हमारे पास कौन सा कन्फॉर्मर था, तो 60 के एंगल पे हमारे पास पार्शली इक्लिप्स कन्फॉर्मर था। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जब नीचे, इसकी एनर्जी कितनी थी, यहाँ से ऐसे इसकी एनर्जी भी लिखेंगे पहले, एनर्जी इसकी कितनी थी थोड़ा सा याद करें, 15.9 एनर्जी थी इसकी, किलो जूल पर मोल। ओके नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो नहीं लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे इसके पास, यहाँ पर भी वैसे हल्का सा लिखोगे आप 15.9 और यहाँ पर लिखोगे कि इसकी एनर्जी कितनी है 15.9 किलो जूल पर मोल यूनिट साथ लिख लोगे आप लोग। ये हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे कि 60 एंगल पे 15.9 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी पे कौन सा कन्फॉर्मर था। तो कौन सा कन्फॉर्मर था हमारे पास, पार्शियली इक्लिप्स था, इक्लिप्स सेकंड नंबर वाला जो था हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर वाला था। ओके नेक्स्ट हम लोग फिर से किधर जाएंगे, 60 के एंगल के बाद मूव करके ऊपर आ रहे हैं, ये 60 का एंगल, तो 60 और 60 मज़ीद होगा तो वो 120 बन जाएगा, 120 का एंगल हो गया। तो ये 120 के ऊपर, ये तो बहुत नीचे आ गए हम लोग, एग्जैक्टली ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसको हमने हल्का सा ऊपर करना था, हम लोगों ने गॉज की तरफ जाना था, और पार्शली गॉज जो है इसको थोड़ा सा हम लोग दोबारा से बना लेते हैं। वीडियो नहीं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जस्ट हम लोग ये डायग्राम ही दोबारा से बना लेते हैं। ओके दोबारा से बना ली हम लोगों ने, एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे हमारे पास इसकी रोटेशन है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि ज़ीरो के ऊपर हमारे पास कौन सा कन्फॉर्मर आ रहा है, तो ज़ीरो के ऊपर हमारे पास कन्फॉर्मर आ रहा है एंटी स्टैगर्ड। ओके उसकी एनर्जी सबसे लास्ट है। देन हमारे पास जब ज़ीरो से हम लोग रोटेट करके जा रहे हैं दोबारा से ऊपर, ये ज़ीरो था हमारे पास, ये एंटी स्टैगर, और यहाँ पर जो ज़ीरो से हम लोग जब ऊपर गए हैं 60 के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा आ गया, पार्शली इक्लिप्स आ गया। और पार्शली इक्लिप्स की एनर्जी कितनी थी, 15.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी। उसके बाद जब दोबारा से हम लोग रोटेट करके नीचे आए, जब दोबारा से हम लोग रोटेट करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड कन्फॉर्मर आ जाएगा, और जो थर्ड कन्फॉर्मर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो गॉच होगा। गॉच होगा, गॉच की एनर्जी क्या थी, एंटी से कम लेकिन बकाया सबसे, एंटी से ज़्यादा लेकिन बकाया सबसे कम। ओके तो यहाँ से फिर हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा एंटी से ऊपर ड्रॉ करना था, ऐसे करके, ऐसे करके इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन है। तो इसको हम लोगों ने देखा, जब इसकी एनर्जी हम लोग यहाँ पर देखिए तो इसकी एनर्जी कितनी थी, गॉच की एनर्जी कितनी थी, 3.35 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास जो थर्ड कन्फॉर्मर था, जो कि कितने रोटेशन पे आया था, 120 रोटेशन के ऊपर आया था, ये कौन सा कन्फॉर्मर है, ये हमारे पास गॉच स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है। ओके हम लोग फिर से 60 के एंगल से रोटेट करके आएंगे, तो जब 60 मज़ीद इसके अंदर ऐड किया, तो 60 मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। 180 जब हमारे पास बन जाएगा तो यहाँ पे ये फोर्थ वन कन्फॉर्मर आ जाएगा। तो जब फोर्थ वन कन्फॉर्मर आ जाएगा तो फोर्थ वन कन्फॉर्मर हमारे पास कौन सा था, फुली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर था। ओके और जो फुली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर था उसकी एनर्जी क्या थी हमारे पास, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, और वो कितनी थी, वो हमारे पास उसकी एनर्जी थी कितनी थी, 18.8 किलो जूल पर मोल। और फुली इक्लिप्स्ड का और पार्शियल का कितना डिफरेंस था, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ना, ये पार्शियल का थोड़ा सा लेके आ जाएं और ये फुली इक्लिप्स को, इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो कितना डिफरेंस था, इनका डिफरेंस था 3.35 किलो जूल पर मोल का। ओके तो 180 के ऊपर क्या है, फोर्थ स्ट्रक्चर फुली इक्लिप्स्ड। इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से 80 की रोटेशन से जाएंगे, बहुत नीचे ड्रॉ हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 240 पर आ जाएगा। और जब ये 240 पर हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा, ये फिफ्थ वन स्ट्रक्चर होगा, और जो फिफ्थ वन स्ट्रक्चर था वो हमारे पास कौन सा था, गॉच था, और इसको इस गॉच के बिल्कुल इक्वल ड्रॉ करना है, इन दोनों की कर्व्स एक लाइन के ऊपर होनी चाहिए। हम लोग ये देखें इस तरह से, ये कर्व आप नहीं ड्रॉ करेंगे, मेरा बहुत बहुत ज़्यादा गंदा ड्रॉ रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग बहुत नीट ड्रॉ करोगे। ओके क्योंकि मेरे एक हाथ में सेलफोन है और दूसरे हाथ में पेन है, इसे लिखा नहीं जा रहा। एनी हाउ स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास
कौन सा कन्फार्मर आ गया, फिफ्थ वन कन्फार्मर आ गया। इस फिफ्थ वन कन्फार्मर कितनी रोटेशन पे आया, 240 रोटेशन पर आया है हमारे पास, और इसकी एनर्जी क्या है, गॉच की इक्वल है, क्योंकि इसका नाम भी गॉच ही है। इक्वल। उसके बाद हम लोग अगर दोबारा से मूव करके आएंगे, इस तरह से दोबारा से अगर हम लोग मूव करके आएंगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 300 बन जाएगा, और 300 के ऊपर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा। और जो 6 1 था वो कौन सा था हमारे पास, वो हमारे पास था स्टूडेंट्स, कौन सा था, इक्लिप्स था क्या, पार्शली इक्लिप्स था, बिल्कुल वो हमारे पास पार्शली इक्लिप्स था। और उसकी एनर्जी भी आप लोगों ने यहाँ पर ये पार्शली इक्लिप्स के बिल्कुल इक्वल ऐसे वाली डायग्राम क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। इस पार्शली इक्लिप्स और इस पार्शली इक्लिप्स को इक्वल ही लिखना है। क्लियर। ऐसे आप इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये आपके पास क्या होता जाएगा, दोबारा से मूव करता जाएगा। आप लोगों ने अपनी बुक से देख लेना है, एक अच्छी सी कन्फर्मेशनल एनालिसिस की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके।